डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी संघीय कार्यपालिका के बारे में, और संघीय कार्यपालिका में हमने पढ़ा था किस किस को सम्मिलित किया जाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को। ठीक है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को संघीय कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी कि राष्ट्रपति के जो है किस प्रकार उसका जो है कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका क्या है, ठीक है, उसे हटाने का तरीका क्या है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। ठीक है, अब प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति जैसे हमने पढ़ा था, भारत में संघात्मक शासन है और साथ में संसदात्मक व्यवस्था है, और संसदात्मक में नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख अलग होता है और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख अलग होता है। तो हमने बात की थी कि जिस तरह जहाँ भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर नाम मात्र का, जैसे अगर इंग्लैंड की उदाहरण दें हम, तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो है शासन नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है वहाँ का राजा या रानी। ठीक है, और भारत में जो है नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है राष्ट्रपति। ठीक है, और वास्तविक कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री और उसकी जो है मंत्रिपरिषद, वास्तविक कार्यपालिका होती है। अर्थात वास्तविक में जो है शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जब राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया कि नाम मात्र वैसे कार्य जो है शक्तियाँ सारी राष्ट्रपति के पास ही होती है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति ही शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये व्यवस्था क्यों है? ये व्यवस्था है संसदात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण। अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है अमेरिका की तरह, तो वहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं होता। वहाँ राष्ट्रपति ही सारी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में करता। ठीक है, तो जहाँ पर भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक के अपोजिट होती है, और वहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं होता। ये भेद कहाँ पर देखने को मिलता है? संसदात्मक में। जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है या संसदीय शासन व्यवस्था है, वहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका एक्चुअल में संविधान के द्वारा सारी शक्तियाँ उसको सौंपी जाती है, पर वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में हम देखें, अगर हम देखें वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग कोई और करता है, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है, तो भारत में भी इसी तरह की है, जो शक्तियां हैं वो सारी एक्चुअल में संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि वो इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा, अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। इसका मतलब स्वाभाविक है कि वो उसके जो है बांध दिया जाता है, यानी उसको जो है उन्हीं के सिफारिश से कह सकते हो, या उनकी जो है सहयोग से उनको शक्तियों का प्रयोग वो कर सकता है। ठीक है, तो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद कहाँ पर होता है? संसदीय शासन में होता है। तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो हमने राष्ट्रपति चर्चा कर ली थी नाम मात्र कार्यपालिका प्रमुख के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है उसके बारे में। ठीक है, तो भारत में प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 53 में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जिसका वह प्रयोग स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको दी गई है संविधान के द्वारा? अनुच्छेद 53 के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन साथ में ये भी लाइन ऐड की गई है, जोड़ी गई है कि वो इन शक्तियों का जो प्रयोग है वो किसके माध्यम से करेगा? शक्तियों का जो प्रयोग है वो करेगा अपने अधीनस्थों की सहायता से, यानी अपने अधीनस्थों या अधिकारियों की सहायता से करेगा, अर्थात उनकी सलाह से करेगा। तो यहाँ पर सीधा सा अर्थ है। तो एक तो ये कहता है अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका बनाता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि उस शक्तियों का प्रयोग वो अपने अधीनस्थों की सलाह से करेगा। एक अनुच्छेद और है जो
राष्ट्रपति को जो है नाम मात्र का कार्यपालिक बनाता है वो है अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74। इसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए, अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श, दो शब्द आ गए, सहायता भी देगा और परामर्श भी देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या कहा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए कौन होगा? एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुख्य जो है कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्लियर आ गए ना यहाँ पे? अनुच्छेद 74 इसका मतलब प्रधानमंत्री से संबंधित प्रावधान इसमें है। अनुच्छेद 74 में जो ये साफ लिखता है, एक अनुच्छेद 53 तो ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसकी सहायता जो है प्रयोग अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। साथ में अनुच्छेद 74 भी ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए वह परामर्श के लिए, सहायता और परामर्श के लिए कौन होगी? एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और वह उनकी सलाह से ही कार्य करेगा। तो आगे ना बात कि वह उनके सलाह के बिना कुछ नहीं करेगा, यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे उसी के अनुसार जो है राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिक प्रमुख बनाते हैं? तो एक तो अनुच्छेद 53 ये इसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। तो यहाँ पर वो नाम मात्र के जाए, यानी दूसरी लाइन डाली गई है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो है नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होगा। और दूसरी लाइन आर्टिकल 74 कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। इसमें राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह मानेगा। ठीक है, तो वह स्वयं रूप से इसका जो है प्रयोग नहीं करेगा, अर्थात वहाँ पर वो अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। तो आपसे दो तरफ से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका बनाता है? तो अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74 ये दोनों राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख बनाते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 74 भी यही बात कहता है। अनुच्छेद 74 भी कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र की सहायता के लिए और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और इसके लिए बाध्य किया गया है उसको सलाह मानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अनुच्छेद 74 जो है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है, मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएम की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है। तो ये दो अनुच्छेद जो हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख बनाते हैं। ठीक है, फिर आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहली बात तो ये हो गया। तो इसमें अनुच्छेद 74 तो ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए, और इसका मतलब उसको सलाह मानने के लिए बाध्य है, बाद में मानना पड़ेगा। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? अगर सीधा सवाल आया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है क्या? ऐसा नहीं। ठीक है, अब किसको बनाएगा? तो उसमें साफ लिखा हुआ है वह लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को, लोकसभा में सबसे बड़े दल जिस दल को बहुमत मिलता है उसके नेता को, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
ठीक है, अर्थात जिसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त हो। सीधी सी बात है कि लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, बहुमत प्राप्त दल के नेता, ये इस लाइन भी हो सकती है, या लोकसभा में जो गठबंधन दल के नेता है, अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिले तो गठबंधन दल के जो नेता है उसको प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। ठीक है, जैसे अभी अगर बात करें अपन, जो 17वीं विधानसभा थी उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो बीजेपी के जो नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जितने भी सांसद थे, उन्होंने अपना नेता किसको नियुक्त किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया, तो उसको राष्ट्रपति ने जो है प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर दिया। ठीक है, और तो ये तो कि जब किसी पार्टी को दल, सबसे जो दल को बहुमत प्राप्त होता है तो बहुमत दल प्राप्त का नेता, अब वर्तमान में बहुमत जैसे दल के लिए 272 सीटें चाहिए, 543 सीटों में से 272 जो है सीटें या 272 जिस पार्टी के सांसद लोकसभा में नियुक्त होते हैं उसके नेता को ये 272 मिलकर के अपना नेता नियुक्त करते हैं, उसी को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट करता है। लेकिन समस्या जब आती है जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता, ठीक है, 272 सीटें प्राप्त नहीं होती, तो ऐसे में क्या करेगा? जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े दल, ठीक है, हालांकि 272 प्राप्त नहीं किए, लेकिन सबसे बड़ा दल, जैसे किसी पार्टी ने 206 सीटें प्राप्त की है, अब 72 बहुमत से वो कम हो रहा है, तो ऐसे समय में सबसे बड़े पार्टी के दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और वो गठबंधन के माध्यम से जो है मिलीजुली सरकार बनाएगा। ठीक है, 2004 में और 2009 में ऐसा ही हुआ। 2004 में कांग्रेस को कम सीटें प्राप्त हुई, 196, फिर 206, तो ऐसे समय में 3 से 4, 2 या 3 दल, 3 से ज़्यादा दल मिलकर के और अपना नेता बना लेते हैं और उसको जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट करता है। ठीक है, तो 2 स्थितियां हो सकती है, एक तो लोकसभा में सीधा ही जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाता है उसके नेता को बना दिया जाता है, या फिर उसको नहीं है तो फिर जो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को जो है यहाँ पर बहुमत, सबसे बड़े दल नेता या बहुमत प्राप्त दल के नेता, डायरेक्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसको बनाना ही है उनके नेता को प्रधानमंत्री, और नहीं प्राप्त होता है तो जो सबसे बड़ा दल है उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में बनाता है, या गठबंधन दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट करता है। ठीक है, अगर अभी प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले लोकसभा चुनाव हुए 1952 में जब हुए तो पहले प्रधानमंत्री थे कौन? जो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, और वर्तमान समय में जो है भारत के प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो इस रूप में डायरेक्ट पूछा जाए आपसे कि प्रधानमंत्री को जो है कौन नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को या लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को। ये दोनों तीनों लिखना जरूरी है, क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं होता तो क्या होगा? जो सबसे बड़ा दल है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, या फिर जो है गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात। अब आते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित भी यही अनुच्छेद है कि इसमें साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार साफ लिखा हुआ है ना, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल है उसके नेता, तो उसका नेता तो प्रधानमंत्री बन गया, और बाकी जो है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा वो भी राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से।
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्रधानमंत्री है वो अपनी पूरी टीम को खुद बनाता है कि ये मेरे मंत्री होंगे, और वो सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है और मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, जिसे सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाएगा। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार पीएम की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये वास्तव में एक्चुअल में पूरा दायित्व प्रधानमंत्री का ही है। वो ही अपनी टीम पूरी बनाता है, वो ही अपने बताता है कि भाई किस किस को अपने दल में से किस किस को मंत्री बनाना है उसे, और विभागों का वितरण ही वही करता है कि भाई किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया है। पहली बात तो किसे मंत्री बनाना है, बहुमत में से जो है प्राप्त जो दल है उसके उसमें से किसको मंत्री बनाना है, ये भी वही लिस्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। विभागों का वितरण वो भी प्रधानमंत्री ही करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है। वित्त विभाग किसको देना है, गृह विभाग किसको देना है, रेलवे विभाग किसको देना है। तो सारे विभागों की जो है विभागों का वितरण भी प्रधानमंत्री करता है। तो एक्चुअल में होता है क्या है कि प्रधानमंत्री अपनी सूची, अपनी लिस्ट, अपने मंत्रियों की लिस्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंप देता है। उसी लिस्ट को जो है राष्ट्रपति अनुमोदित कर देता है, यानी उन्हीं को जो है मंत्रिपरिषद का जो है मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेता है। ठीक है, तो अगर इन प्रधानमंत्री जो है, अब बात आती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, साथ में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप देगा, जिसे राष्ट्रपति अनुमोदित कर देगा। ठीक है, और साथ में विभागों, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इसकी भी जो है लिस्ट राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सौंपता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी जो शपथ है, मंत्रियों को जो शपथ है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को जो शपथ है वो भी राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के रूप में मंत्रियों को और अलग अलग जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा उसके पद की। ठीक है, तो अब ये मंत्रिपरिषद जो शब्द है, मंत्रिपरिषद में एक्चुअल में जो है वो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में होते कौन से हैं? मंत्रिपरिषद में जो है 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। सबसे ऊपर कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, जिनके पास सबसे जो है उच्च स्तर के मंत्री होते हैं तीनों कैटेगरी में से। दूसरे होते हैं राज्य स्तर के मंत्री। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं उपमंत्री। एक संसदीय सचिव का और प्रावधान है। तो वास्तव में इन तीनों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं पूछा जाए तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से 3 प्रकार के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाएगा। अब कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। जो हमने बताया था मंत्रिपरिषद में सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं। सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं पहली बात, और उनके पास विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है। अपने अपने विभागों के सबसे उच्च मंत्री वही होते हैं। जैसे रेलवे मंत्री है तो रेलवे मंत्री पूरे रेलवे का जो है निर्णय लेना उसका दायित्व है। गृह मंत्री है तो गृह से संबंधित, विदेश मंत्री है तो विदेश से संबंधित। तो ये कैबिनेट मंत्री जो हैं वो सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं, अर्थात सर्वोच्च मंत्री होते हैं। ठीक है, तीनों स्तर में से सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, उसके बाद नीचे राज्य मंत्री और सबसे नीचे उप मंत्री या केवल मंत्री कह सकते हो उसे। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री सबसे सर्वोच्च स्तर के मंत्री होते हैं।
इन तीनों प्रकार में से, और उनके पास अपने अपने विभागों का स्वतंत्र प्रभार होता है। अपने अपने विभागों का स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है। अब दूसरे हैं राज्य स्तर के मंत्री, तो इन्हें राज्य मंत्री कहते हैं या राज्य स्तर के मंत्री कहते हैं। ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्री से नीचे उनकी सहायता और सलाह के लिए राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है। तो ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री। और कभी कभी कैबिनेट मंत्री का पद नहीं देकर के राज्य स्तर के मंत्री को भी पद दे दिया जाता है, और कभी कभी इनको स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है तो वो राज्य मंत्री, लेकिन उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। इसका मतलब हो गया कि उनसे ऊपर कोई मंत्री नहीं हो। ठीक है। एज ए राज्य मंत्री के रूप में वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं अपने जो है विभाग से संबंधित। तो कभी कभी राज्य मंत्रियों को भी स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। पर ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। सबसे सर्वोच्च स्तर के मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। उनकी अधीनस्थ की सहायता के लिए, उनकी सहायता के लिए दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं राज्य स्तर के मंत्री। ठीक है। जैसे रेलवे मंत्री, इसका मतलब वो कैबिनेट मंत्री, और रेलवे राज्य मंत्री, इसका मतलब उसके अधीनस्थ मंत्री, ये इनकी सहायता करते हैं कैबिनेट मंत्रियों। ठीक है। विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, तो ये उनके अधीनस्थ होते हैं, उनकी सहायता के लिए अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं। और तीसरे स्तर के जो मंत्री हैं जिन्हें उप मंत्री या केवल मंत्री कहते हैं। ठीक है। तो ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, या ये इन दोनों की सहायता के लिए होते हैं। कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं, तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये इनके पास किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, बल्कि ये इन दोनों की सहायता करते हैं। कभी कभी राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, लेकिन ये इनके पास किसी भी प्रकार का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता, बल्कि ये इन दोनों की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है। तो इन तीनों को सामूहिक रूप से कहा जाएगा मंत्रिपरिषद। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन तीनों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो एक और प्रथा वर्तमान में बन गई है, हालांकि इनसे नीचे है, इनको भी शामिल करते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र, इनको ये जो है एक और चौथे इनसे भी स्तर के एक और मंत्री होते हैं जो होते हैं संसदीय सचिव। ये वर्तमान में परंपरा बन गई है, और संसदीय सचिव संसद से संबंधित उनमें कार्यों में सहायता करते हैं। ये एक परंपरा बन गई है संसदीय सचिव की। जो चौथे स्तर के जो मंत्री अगर हम कहें तो वो संसदीय सचिव होते हैं। ठीक है। तो हालांकि संसदीय सचिव नियुक्त होने की एक प्रक्रिया नई हालांकि वर्तमान में ही बनी है, लेकिन उनके पास न तो कोई शक्ति होती है और न ही उन्हें कोई दायित्व सौंपा जाता है, बल्कि क्या करते हैं, ये उनके सलाह और सहायता करते हैं बाकी तीनों मंत्रियों संसद में, इसलिए उनको संसदीय सचिव कहते हैं। ठीक है। ये संसद में मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए उनको संसदीय सचिव कहते हैं। ठीक है। बाकी का कोई काम उनको स्वतंत्र बाहर नहीं होता है, ये इन तीनों की सहायता करते हैं, लेकिन संसद में उनकी सहायता करते हैं, इसलिए उनको संसदीय सचिव कहते हैं। तो इन तीनों को एक्चुअल में जो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। संसदीय सचिव तो इनके जो है सहायता के लिए करते हैं। इनको जो है ना, इन तीनों को जो शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाएगा, एक याद रखना, लेकिन संसदीय सचिव को नियुक्ति जो है शपथ प्रधानमंत्री दिलाता। ठीक है। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के या 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए, यानी मंत्रिपरिषद में सारे तीनों प्रकार के मंत्री मिलाकर के कितनी संख्या होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद का आकार पहले तो अनिश्चित था, यानी कितने भी संख्या में हो सकते थे, लेकिन संविधान में एक संशोधन हुआ
जिसका नाम था 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2003 में ये संशोधन हुआ, 2004 में ये लागू हुआ। उसमें ये साफ कहा गया है कि मंत्री परिषद के सदस्य संख्या, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या सदन के, कुल सदन के यानी लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो लोकसभा में कितने, 543 सीटें, 545 मान लो आपको, 545 का 15% लगभग कितने हो गए, 80 से 90 जो है मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो 545 का 15% यानी लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। पूछा जाएगा मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, तो मंत्रिपरिषद का साफ लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये साफ लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो 545 का जैसे मान लो 555 तो वो हो गए, और 15 उसके देख लो, लगभग 80 से 85 मंत्री हो सकते हैं, यानी 15% से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, तो लोकसभा 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात मंत्रिपरिषद जो है कि वर्तमान में अगर सदस्य संख्या पूछें तो 78 से 80 के बीच में हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। 78 से 80 मंत्री, तीनों प्रकार के मंत्री मिलाकर के 78 से 80 हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया मंत्रिपरिषद का आकार। अगला मंत्री जो है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल की बात करें तो जैसे आपको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, अतः अनुच्छेद 75 में साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। तो आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो परंतु वास्तव में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद 5 वर्ष तक जो है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और वास्तव में एक्चुअल में होता क्या है कि जब तक उन्हें लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है, किसमें, लोकसभा में विश्वास होता है, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, अन्यथा 5 साल से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे सरकार को किस तरह हटाए। तो अगर लोकसभा में किसी मंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो उन्हें 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को कौन हटा सकता है, लोकसभा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो सामान्यतः प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा में जब तक उनका विश्वास बना रहता है तब तक वो अपने पद पर रहते हैं, अन्यथा लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को 5 वर्ष से पहले पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है शपथ की। तो शपथ की हमने ऊपर ही बात कर ली थी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को उनके पद की शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री को अपने पद की शपथ दिलाई जाएगी, कर्तव्य की, और प्रत्येक मंत्री को 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, मंत्री को 2 तरह की शपथ दिलाई जाएगी। कौन से, एक तो अपने पद के प्रति कर्तव्यपरायण रहना, पद के प्रति कर्तव्यपरायण रहने की शर्त दिलाई जाती है, और दूसरी शपथ दिलाई जाती है गोपनीयता की, कि मैं अपने पद पर गोपनीय रूप से कार्य करूंगा, अर्थात गोपनीयता की शपथ। यानी मंत्रिपरिषद के जो निर्णय है वो
सामूहिक जो है निर्णय गोपनीय रखूँगा, अर्थात उसे जो है सामने नहीं रखूँगा, पब्लिक के सामने। ठीक है, तो दो तरह की शपथ दिलाई जाती है, एक तो अपने पद के प्रति और दूसरी गोपनीयता के प्रति। गोपनीयता का तात्पर्य है कि प्रत्येक मंत्रिमंडल के जो निर्णय हैं उनको गुप्त रखेगा, उन्हें पब्लिक के सामने नहीं रखेगा। तो गोपनीयता का मतलब क्या हो गया? उनके जो भी डिसीजन मंत्रिमंडल ने लिया है उनके निर्णयों को गुप्त रखा जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चर्चा कर ली थी? हमने चर्चा कर ली थी प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की थी। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिक प्रमुख होता है। कौन कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति को नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख बनाते हैं? तो अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74। ठीक है, दो हो गए ना, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74, ये दोनों जो है वो राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालक अनुच्छेद 53 हो गए और अनुच्छेद 74, ये दोनों राष्ट्रपति को जो है नाम मात्र का कार्यपालक प्रमुख बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसको बनाएगा? प्रधानमंत्री के जो है किस व्यक्ति को बनाएगा? तो लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, या लोकसभा में गठबंधन के दल के नेता को। जो लोकसभा के तुरंत चुनाव के बाद जब होता है तो उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। फिर आती है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जिसे आगे पढ़ेंगे मंत्रिमंडल भी कहते हैं इसको। केवल कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहेंगे। ठीक है, और उसके अधीनस्थ राज्य स्तर के मंत्री और उनसे नीचे उपमंत्री होते हैं। तीनों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। वर्तमान समय में एक संसदीय सचिव की परंपरा बन गई। फिर आती है मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है? पहले तो निश्चित नहीं था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ और 2004 में लागू हुआ, उसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो अधिकतम लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, फिर होता है कार्यकाल। पढ़ा हमने कि मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन जब तक लोकसभा में उसका विश्वास बना रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, यानी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा उसे पहले से ही हटा सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसकी कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाता है और प्रत्येक मंत्री को 2 प्रकार की शपथ दिलाता है, एक पद के प्रति जो कर्तव्य परायणता की और दूसरी गोपनीयता। तो ये मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम प्रधानमंत्री की एक्चुअल कार्य और शक्तियों को चर्चा करेंगे। इसके जो है नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख क्यों होता है और वो कौन कौन से कार्यों को करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।